आज का हमारा एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है मोहम्मद गोरी। हमने अपनी पिछली क्लास में महमूद गजनवी का जिक्र किया था। जिन लोगों ने वो क्लास न ली हो वो महमूद गजनवी की हमारी पिछली क्लास ले लें। हमने प्रयास किया है कि आपको जल्द जल्द हिस्ट्री विषय की, आपको मध्यकालीन भारत की हम 100 क्लासें देंगे। उस श्रृंखला में आज हम दूसरी क्लास मोहम्मद गोरी को लेकर आए हैं। देखिए, भारत एक ऐसा देश रहा है, एक ऐसा भूभाग रहा है जिस पर प्राचीन काल में यूनानियों से लेकर हमारे अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगीज तक बहुत से लोगों ने समय समय पर आक्रमण किए हैं और इसका मुख्य कारण भारत में विद्यमान अपार धन और दौलत। महमूद गजनवी के बाद मध्यकाल में जो आक्रमण हुआ वो मोहम्मद गोरी का हुआ है। ये मोहम्मद गोरी गजनवी को देखकर, गजनवी को भारत में वे युद्ध लाभ को देखकर इसने भारत में प्रवेश किया है। महमूद गजनवी के भारतीय अभियानों की सफलता ने मध्य एशियाई शक्तियों के लिए भारत में आक्रमण का एक केंद्र बना दिया था। गौरियों का राजनीतिक संगठन संसपानी वंश के नेतृत्व में हुआ, जो संसब मैंने नाम लिख रखा था, चूंकि थोड़ी सी चूक ना हो, संसब नामक सरदार से शुरू हुआ। संसब नामक सरदार से शुरू हुआ, इसको हम लोग ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं, आप सर्किल मार सकते हैं, इससे शुरू हुआ। आरंभ में ये जो गोरी राजवंश के लोग थे ये गजनवियों के अधीन और महमूद गजनवी के अधीन और बाद में उसके वंशजों के अधीन संरक्षण में कार्य करते थे, अधीनता में कार्य करते थे। 1099 में जब इब्राहिम गजनवी यानी गजनवियों का जो अंतिम मजबूत शासक था इब्राहिम गजनवी, जब वो इब्राहिम गजनवी की शक्ति कमजोर हुई तब हमारे गोरियों ने, हमारे गोरियों इसलिए कहते हैं ताकि आपको समझ में आ सके, क्योंकि हमारा काम है आपको टॉपिक समझाना, तो इन गोरियों ने अपनी स्थिति को मजबूत किया। गोरियों में मोहम्मद गोरी ने गोमल के दर्रे से भारतीय अभियानों को प्रारंभ किया। गोमल के दर्रे, और यहीं से कौन आया था? महमूद गजनवी आया था। तो मोहम्मद गोरी ने वाया गोमल के दर्रे भारत में प्रवेश किया। 1175 में इन्होंने मुल्तान, 1176 में उच्च और 1178-79 में पश्चिमी राजस्थान होकर, यानी राजस्थान का जो पश्चिमी यहाँ से होते हुए इन्होंने गुजरात में प्रवेश किया। ऐसा है कि जब हम गजनवी की बात करते हैं तो गजनवी ने जो अपना 17वां अभियान किया था वो इसी रास्ते से किया था और गुजरात के सोमनाथ के मंदिर पर उसका आखिरी अभियान था। इस लाभ को देखकर मोहम्मद गोरी ने भी उसी अभियान को, उसी रास्ते को चुना और भारत में वाया गोमल के दर्रे राजस्थान से होकर गुजरात तक पहुंचा। लेकिन इस समय गुजरात में अन्निलवाड़ा, जो अन्निलवाड़ा गुजरात का एक क्षेत्र पड़ता है, में बघेल राज मूल राज द्वितीय का शासन था और इस बघेल राज ने इनको बहुत बुरी तरीके पराजित किया, यानी मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके पराजित किया। अब मोहम्मद गोरी जब पराजित हो गया तो उसने अपने मार्ग में परिवर्तन कर दिया। पहले मैंने क्या बताया? ये वाया गोमल के दर्रे राजस्थान होते हुए भारत के गुजरात तक आए थे, लेकिन
जब ये यहाँ के शासक ने इनको पराजित कर दिया तो बंदे ने अपना मार्ग बदल दिया और इस बार राजस्थान गुजरात होते हुए नहीं, पेशावर और लाहौर होते हुए इन्होंने भारत में प्रवेश किया। कहां से? पेशावर और लाहौर होते हुए भारत में इन्होंने प्रवेश किया। अर्थात हम कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी में भारत में घुसने, भारत को लूटने और भारत को जीतने के लिए जबरदस्त प्रयासरत था। यानी अगर यहां पर कोई और शासक होता तो जिस बुरी तरीके से मूलराज द्वितीय ने, गुजरात के शासक नीलवाड़ा के शासक ने उसको पराजित किया था, तो वो दोबारा भारत में आने का प्रयास नहीं करता। लेकिन भारत में मौजूद अपार धन दौलत, अपार वैभव ने उसे भारत में आने के लिए बार बार उकसाया, बार बार उसको ये प्रयास किया कि हम भारत पर जाकर अधिकार करें या वहां पर आक्रमण करें और धन लूटे। जबकि इस समय जबकि मोहम्मद गोरी ऐसा है कि एक हार के बाद उसने मार्ग बदल दिया, जबकि भारत में इस समय के जो शासक हैं उनके बारे में भी थोड़ी हम टिप्पणी कर लेते हैं। क्योंकि गुप्तों के पतन के बाद गुप्तों ने भारत में सामंतवादी व्यवस्था को जन्म दिया था, क्योंकि गुप्त साम्राज्य भारत में बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला था। भारत के बहुत बड़े क्षेत्रफल में गुप्त साम्राज्य फैला था और गुप्तों की जब शक्ति कमजोर हुई तो ये सारे के सारे सामंतों ने अपने आप को भारत का राजपूत घोषित किया। ये राजपूत जो थे अपने आप को कहीं न कहीं किसी न किसी घरानों से जोड़ा, कोई अपने को किसी का वंशज बताने लगा, कोई किसी का वंशज बताने लगा। मुख्यतः सामंतों की जो परिभाषा थी, सामंत राजा नहीं थे लेकिन राजा के समान वो व्यवहार करते थे। क्लियर? यानी सामंत राजा नहीं थे लेकिन चूंकि गुप्तों के अधीन ये काम करते थे, गुप्तों के अधीन काम करने के कारण इनको स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। जब गुप्त शक्ति कमजोर हुई तो ये सामंत स्वतंत्र हुए और अपनी शक्ति को मजबूत किए। क्लियर हुआ? अब आगे फिर से इसी को हम और डिफाइन करते हैं। अब ये तो स्थिति भारत में थी। भारत में इनकी जो स्थितियां हैं बहुत बेहतरीन थी। ये राजपूत युद्धों के माध्यम से, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी शक्ति को मजबूत करने में लग गए हैं। क्योंकि गुप्तों के पतन के बाद संपूर्ण भारत में जो सामंत थे, अब उन्होंने अपनी शक्ति मजबूत करनी शुरू की। कुछ ने युद्धों के माध्यम से, कुछ ने वैवाहिकता के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत किया। अब होता क्या है कि जो राजपूतों के आपसी जो संघर्ष थे, इन संघर्षों के कारण भारत में राजपूतों की स्थिति बड़ी कमजोर थी। भारत में यह लगातार युद्ध में संलग्न रहते थे, जो कहीं ना कहीं भारत में जब मोहम्मद गोरी, जो कि ऐसा था कि एक बार हार गया, वह पुनः भारत में आने के लिए प्रयासरत था और ऐसे में भारत के राजपूतों की शक्तियां कमजोर थी। हमारा राजपूत समाज निश्चित रूप से बहुत अधिक शक्ति संपन्न था, बहुत बड़ा योद्धा था। अगर वह संगठित होता तो उसको हरा पाना संभव नहीं था, लेकिन वो आपस में ही लड़ रहे थे, जिस कारण उनकी शक्ति बहुत कमजोर थी। बहुत कमजोर थी और उसका कारण आपसी युद्ध विद्वेष था। अगर हम महमूद गजनवी की अगर हम बात करें, पृथ्वीराज चौहान की बात करें, अगर हम जयचंद की बात करें, तो इन दोनों की अगर आपसी विद्वेष न होते तो भारत भूमि के अंदर मोहम्मद गोरी के आने की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तराइन के 2 युद्ध हुए, जिसमें प्रथम में मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज के साथ युद्ध हुआ, बुरी तरीके पराजित हुआ। यानी पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरीके
गौरी को पराजित किया 1191 में। लेकिन वो बंदा फिर शांत नहीं बैठा, फिर अगली साल आया 92 में, फिर से युद्ध किया। दुर्भाग्यवश इस बार वो पराजित हुआ, पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और भारत में दिल्ली में, जो हमारा ये दिल्ली है, यहां पर गौरियों का शासन स्थापित हुआ। इसके बाद फिर वो शांत नहीं बैठा, मोहम्मद गौरी तब भी शांत नहीं बैठा और वहां से चल पड़ा उत्तर प्रदेश के कन्नौज की तरफ, और यहां का शासक हुआ करता था जयचंद। अब की बार उसने जयचंद को पराजित किया, यानी कि 1191 में पराजित होने के बाद 1192 में उसने दिल्ली के शासक पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया। और जब पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर लिया तो तुरंत आगे बढ़ा और 1194 में चंदावर के युद्ध में वो उत्तर प्रदेश तक आ गया और यहां पर कन्नौज के शासक को पराजित किया। इस प्रकार मोहम्मद गौरी, जिसने हार से अपने अभियान को प्रारंभ किया था, जिसको अनिलवाड़ा के शासक ने सबसे पहले हराया था, ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कन्नौज, यानी जो हमारे दोआब की पृष्ठभूमि है, दोआब का क्षेत्र है, उसमें आकर उसने इनको पराजित किया। तो इस प्रकार भारत में जो गौर राजवंश है उसकी स्थापना हुई। 13 मार्च 1206 को जो मोहम्मद गौरी था उसकी हत्या कुछ खोखरों ने कर दी थी। मोहम्मद गौरी के साथ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया संप्रदाय के भारत में प्रमुख थे। ये भारत आए और इन्होंने अपना जो अड्डा है वो कहां बनाया, खानकाह कहां बनाया, अजमेर में। पता है अजमेर में क्यों बनाया? क्योंकि ये जो दिल्ली के अजमेर, ये जो शासक थे पृथ्वीराज चौहान, ये कहां के थे? अजमेर इनका मूल निवास था। और यही कारण है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना जो मुख्यालय है, अपना जो खानकाह है, अपना जो प्रवचन देने का अड्डा है, वो कहां बनाया था? अजमेर में था। अब बाकी आप समझ सकते हैं कि इन्होंने अजमेर को ही क्यों चुना था, ताकि पृथ्वीराज चौहान का मूल जो क्षेत्र था वो कहां था? अजमेर में था। क्लियर हुआ? ये इनके साथ आए थे, मोहम्मद गौरी के साथ में आए थे। शेख मोइनुद्दीन शेख चिश्ती की दरगाह आज अजमेर में ही है, जिसे हम ख्वाजा नवाज की मजार के रूप में अजमेर शरीफ के नाम से जानते हैं। आज हमने मोहम्मद गौरी टॉपिक विस्तार से चर्चा की है और इस टॉपिक से कहीं ना कहीं एक सीख भी मिलती है। हर कंपटीशन के बालक को भी एक सीख मिलती है कि अगर एक बार अगर आपका किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है, एक बार अगर आपको विफलता मिलती है, तो कभी हमको पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें प्रयासरत रहना चाहिए और हम एक दिन निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे, जैसे कि मोहम्मद गौरी ने किया। बंदा 1175 से प्रयासरत था और उसको सफलता 1192 में बहुत बड़ी सफलता मिली, जब उसने भारत की राजधानी दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी तो नहीं लेकिन उस समय भारत का हृदय स्थल था, मध्य स्थल था, को पराजित किया। पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया। तो 1194 में उत्तर प्रदेश, जो कि दोआब की पृष्ठभूमि थी, पर अधिकार किया। तो हमें समझ सकते हैं वास्तव में भारत की भूमि विश्व की सर्वश्रेष्ठ भूमि रही है, जिस पर अधिकार करने के लिए समय समय पर विदेशी आक्रमण होते रहे, जिनमें से महमूद गजनवी और इसके बाद मोहम्मद गौरी के आक्रमण हुए। और इस गौरी के आक्रमणों ने हमें यह समझाया, यह सिखाया कि अगर हमारा भारत देश कहीं संगठित होता, भारत देश के राजपूत संगठित होते, तो निश्चित तौर पर इनको हरा पाना संभव नहीं था। लेकिन आपसी द्वेष, आपसी युद्ध, आपसी वैमनस्यता के कारण निश्चित तौर पर इनकी हार हुई और हार के बाद भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई।
तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी हम विस्तार से तराइन का प्रथम युद्ध लेकर आएंगे, इसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध और फिर चंदावर का युद्ध। इन तीनों युद्धों का हम बड़े विस्तार से अगली क्लासों में चर्चा करेंगे। आपको अगर अच्छा लगा हो, क्लास ठीक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे और बेहतरीन तरीके से अपनी क्लासें बनाते रहें और आप तक मैटर पहुंचाते रहें। जय हिंद।